नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपको याद दिला दें कि हमारा जो मर्चेंडाइज स्टोर है आपना, उसमें बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आए हैं। आप ये देख रहे हैं, ये पोलो शर्ट ये बिल्कुल नया है। उसके अतिरिक्त आपके जो राउंड शर्ट और हुडीज़ इत्यादि भी वहाँ उपलब्ध हैं। क्यूआर को स्कैन करके और या फिर नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके आप वहाँ जाकर ये क्रय कर सकते हैं। भाई क्या हुआ, इज़राइल तो हमास को चारों तरफ से घेर चुका है। गाज़ा को उसने दो तरफ से लैंड से घेर लिया है, एक तरफ से समुद्र से घेर लिया है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर दिया है और उसके बाद भी उसको तो कोई हानि हो नहीं रही है। आपको याद है ना कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, ख़ास तौर से जो सारे के सारे 57 OIC और अरब कंट्रीज़ हैं, अरब लीग के देश हैं और बाकी जितने भी मन ही मन सोच रहे थे कि ये हमस ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ऊपर से क्योंकि उनको भी ये दिखाना पड़ता है तो ये दिखा रहे थे कि भाई नहीं नहीं, देखिए इज़राइल जो है जैसे ही गज़ा के अंदर घुसा कि बस उसका अंत निश्चित है, क्योंकि वहाँ घुसने के बाद जो वहाँ सुरंगों का जाल बिछा हुआ है उसमें से ये लड़ाके निकल के, आतंकवादी निकल के एक एक इजरायली को समाप्त कर देंगे। लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 2 सैनिक मरे हैं और एक को चाकू मार दिया है, एक टीनेजर ने। क्यों? क्योंकि उस सैनिक ने ये समझा था कि भाई ये तो टीनेजर है। अरे भाई, सांप और सपोले एक ही तरह के होते हैं। गाज़ा में कोई भी वहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमास के साथ सहानुभूति ना रखता हो। ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव ये चला रहे हैं हमास के हिमायती तथाकथित लिबरल, यानी ये आजकल के जो लिबरल हैं ये भी गज़ब हैं। ये लिबरल सभी जगह आपको आतंकवादियों के साथ खड़े हुए मिलेंगे। ये लिबरल जो हैं ये खालिस्तानियों के साथ खड़े हुए मिलेंगे। ये रशीदा तलेब और इल्हान उमर जैसे आतंकवादियों के साथ खड़े मिलेंगे। अभी मैं देख रहा था कि एक जो अरब मॉडरेट था वो कह रहा था कि भाई हम यहाँ से निकले थे ये सोच के कि ये जो पूरा का पूरा हमारा जो मुस्लिम कंजर्वेटिज़म है इसको हम यहाँ पर अमेरिका में अच्छी तरह से इसका हम विरोध कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आकर तो ये पता चला कि ये जो बिल्कुल इस्लामिज़म है, रशीदा तलेब और इल्हान उमर वैरायटी वाला, और जो अयान हिरसी अली और सलमान रश्दी जैसों का विरोध करता है, उनके ऊपर हमले करता है, यहाँ तो ये पूरा का पूरा जो लिबरल क्लास है इनकी हिमायत में खड़ा हुआ है। तो हम जिस आतंकवाद का विरोध करना चाहते हैं, हम जिस रेडिकलाइजेशन का विरोध करना चाहते हैं, उसकी तो अब यहाँ लिबरल एरियाज़ में या लिबरल कंट्रीज़ में स्पेस ही नहीं बची। ऐसे गज़ब के ये लिबरल हैं। और लिबरल्स का जो सेंटर है सबसे बड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो फ्री स्पीच ही नहीं परमिट कर सकता है। वहाँ पे आप कोई भी विषय पर, विशेषकर यदि आप इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध बोलेंगे तो आपको इस्लामोफोब करार करके आपकी स्वतंत्रता पर, यानी आपके बोलने की स्वतंत्रता पर पूरी तरह से एक सीमा बांध दी जाएगी। तो ये जो लिबरल है, ये जो लिबरल क्लास है, वस्तुतः ये लिबरल नहीं होके ये नाज़ीज़ और फासिस्ट का माउथपीस है। ये दूसरों को कहते हैं नाज़ी और फासिस्ट। ये भारत में यदि कोई कुछ भी थोड़ा बहुत भी बोल भी देगा, किसी की आलोचना भी कर देगा, हमस का समर्थन, हमस का विरोध भी कर देगा, तो ये वहाँ बैठे बैठे अमेरिका में, यूके में उसको नाज़ी और फासिस्ट कह देंगे। लेकिन जो असली नाज़ी और फासिस्ट थे उनका ज़रा आप पता करें तो वो उस समय पूरी तरह से चर्च के साथ में थे। चर्च और अरब देश, यानी चर्च और इस्लाम, वो पूरी तरह से उस समय नाज़िज़्म और फासिज़्म के साथ में था। लेकिन बाद में जब पश्चिमी देशों के विरोध में खड़ा हो गया, रूस भी पश्चिमी देशों के विरोध में खड़ा हो गया, रूस, तो उस समय इनको नाज़ियों और फासिज़्म को ये पूरा इनको एक अलग से उसको अलग करना पड़ा। रूस, आपको ध्यान है कि पहले जर्मनी के विरोध में था, बाद में जर्मनी ने उसके ऊपर हमला कर दिया, तो ये फिर साथ साथ हो गए। लेकिन जैसे ही बर्लिन का पतन हुआ
वैसे ही दोनों फिर आपस में कोल्ड वॉर में उलझ गए। तो उस समय इन्होंने ये सारा कार्यक्रम किया था। आपको बता दें कि अरब देशों में उस समय ये चलता था कि भाई ऊपर तो है खुदा और नीचे है हिटलर, इस तरह के नारे चलते थे वहाँ पर। तो हिटलर का इन सब के साथ में बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है। अरब देशों में कई जगह तो उसको खुदा के बाद पूजा जाता था, ये स्थिति थी। तो अब इज़राइल जो है इस पूरे नैरेटिव को ख़त्म कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि वो पहले तो उसने बहुत समय लगाया, लगभग 1 महीना लगाया उसने कि वो पहले इनको पूरी तरह से ख़त्म कर ले, इनके जो बेसेस हैं या इनकी जो फायर पावर है उसको ख़त्म कर ले, और उसके बाद फिर वो सावधानी से अंदर गया और अब उसने चारों तरफ से घेरा डाल लिया है। जो उनका सी बोर्ड है, यानी जो समुद्र के साथ जो तट लगता हुआ है गज़ा का, उसके ऊपर भी पूरी तरह से इज़राइल छा गया है। और आप उनका जो नॉर्दर्न बॉर्डर था और ईस्टर्न बॉर्डर था, वहाँ तो पहले ही आप जानते हैं कि इज़राइल की ही सीमा लगती है। सदर्न बॉर्डर जो है उनका वो लगता है मिस्र से, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने उसको बीच से काट दिया, क्योंकि उनको उनके हिसाब से उनकी जो इंटेलिजेंस थी उसने ये बताया था कि इनका जो मुख्यतः 80% जो पूरा पैराफर्नेलिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सबका सब उत्तरी गज़ा में है। सिविलियन से कह दिया कि बाहर चले जाओ। बता रहे हैं कि साहब 15 से 17 लाख लोग, जो विशेषकर जो उत्तरी गज़ा है जो सबसे अधिक डेंसली पॉपुलेटेड था, वहाँ से निकल के चले गए हैं। जो थोड़े बहुत बचे थे उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना के 4 घंटे का विशेष रूप से समय भी दे दिया था, कल भी दिया था, संभवतः रोज़ देते रहेंगे कि भाई तुम लोग निकल जाओ, और जो यहाँ पर रह जाएगा उसको फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया जाएगा कि ये आतंकवादी है। उसी प्रकार की घटना हुई जैसे एक फ़लस्तीनी टीनेजर ने एक इजरायली सैनिक के चाकू मार दिया। तो अर्थ यही है कि जो यहाँ रह गया है वो आतंकवादी ही है। अब इन आतंकवादियों के ऊपर एक्शन कैसे होगा, यह देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार ये भविष्यवाणियाँ हो रही थी कि इज़राइल जब अंदर घुसेगा गज़ा के, तब उसके जो भी सैनिक हैं वो पूरी तरह से बुरी तरह से मारे जाएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमास वाले घुसे हुए हैं नीचे, सुरंगें हैं उनकी 10 मीटर से लेकर 30 मीटर तक गहरी सुरंगें। उन सुरंगों में बिना ऑक्सीजन के तो कुछ हो नहीं सकता। ऑक्सीजन चलाने के लिए जो उनके ऑक्सीजन जनरेटर हैं वो सारे के सारे चलते हैं बिजली से। बिजली अब है नहीं, क्योंकि इज़राइल ने उत्तरी गज़ा में पूरी तरह से फ्यूल का, पानी का और दवाओं का हिसाब किताब कर दिया है बंद। उनके आने पर, उनकी आवक पर लगा दी है रोक। अब वहाँ किसी भी तरह की अब बिजली उपलब्ध नहीं है जिससे कि उनके ऑक्सीजन जनरेटर चल सके या जो उनके वेंटिलेटर हैं वो चल सकें। तो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन जनरेटर जो है वो तो चलेंगे बिजली से ही ना, या फिर कोई विशेष अगर उनके पास फ्यूल जो है उन्होंने रख रखा है तो इसी में खर्च कर देंगे। तब तक इजराइल की सेना जो है वो घेराबंदी करके बहुत आराम से चल रही है। वो कह रहे हैं कि भैया इनको तो हम सांस लेने से रोक के ही बाहर निकाल लेंगे, जब हवा ही बंद कर देंगे तो तड़प तड़प के ये मरदूद जाएंगे कहाँ, निकलना तो पड़ेगा ना बाहर, और जब ये निकलेंगे तब एक एक करके इनको उड़ाया जाएगा। उनका कमांड सेंटर अल शिफा अस्पताल है, उस अस्पताल की तरफ धीरे धीरे इजरायली सेना बढ़ रही है, और जो भी स्कूल हैं, जो भी और अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल हैं, उन सभी में इन लोगों ने अपने ठिकाने बना रखे हैं, लॉन्च पैड बना रखे हैं, रेजिडेंशियल एरिया में बना रखे हैं। पूरी तरह से जो सिविलियन हैं वहाँ के, वो इनके लिए ह्यूमन शील्ड का काम करते हैं। यदि किसी भी सिविलियन की जनहानि हुई है तो उसके लिए पूरी तरह से हमस ही उत्तरदायी है, क्योंकि वो उनको एक कैनन फॉडर की तरह उपयोग में लाती है। तो फिर अब क्या होगा? अब ये होगा भाई साहब कि ये जो हमस वाले हैं ना, जिन्होंने ये कॉल उठा रखा था कि भाई पूरे यहूदियों का पूरे विश्व में विनाश करेंगे, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन शैल बी फ्री,
मतलब ये कि इनका शांति से कोई वास्ता नहीं था। हमास का चार्टर पढ़ लीजिए, हमने कई बार जयपुर डायलॉग से हमास के चार्टर पर चर्चा कर ली है। वो किसी भी तरह से अपने लिए कोई पैलेस्टाइन स्टेट नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे जो तथाकथित मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन थी पुरानी ब्रिटिश टाइम की, उस मैंडेट में पूरी तरह से उनका शासन होना चाहिए, जबकि वो ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह से यहूदियों की ज़मीन है। 70 ईस्वी में 70 CE में क्रिश्चियंस ने उनका जो मंदिर था उसको तोड़ के और यहूदियों को पूरे विश्व में इधर उधर भगा दिया था। तब से लेके उनका यही एक कॉल रहा है कि उन्हें अपने चोजन लैंड में वापस आना है, क्योंकि यही उनकी हिब्रू बाइबल कहती है। उनके लिए वही एक रिवॉर्ड है, उनके लिए वही एक जन्नत है। उस जन्नत में वो वापस आ गए, वो किसी तरह से उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये जो कॉल है हमास का कि पहले यहूदियों को मारेंगे, फिर क्रिश्चियंस को मारेंगे, क्रिश्चियंस को मारने के बाद फिर बाकी हिंदुओं को मारेंगे, सबको मारेंगे, तो भाई अब तो हमास ही ख़त्म हो जाएगा। और जब हमास ख़त्म हो जाएगा तो फिर भाई कुरान मजीद की जो 8.39 है उसका क्या होगा, ये तो देखना पड़ेगा भाई। फिर तो पूरी की पूरी तरह से जो ना है ये सारी भविष्यवाणियाँ ही गलत हो जाएंगी। जैसे दबीक वाली भविष्यवाणी गलत हो गई तो भाई सब लोग सोचो कि यदि ये बातें जो हैं वो ही गलत हो रही हैं जो बड़ी किताब में लिखी हुई हैं, तो फिर क्या कर रहे हो बड़ी किताब से चिपक के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।